अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में जल्द इंतखाबात की बाज़गश्त चल रही है। इन अफवाहों में कितना दम है, क्या इसके पीछे कोई सॉलिड खबर भी अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। उसके बाद हमने बात करनी है चेयरमैन जो हैं लापता कमीशन और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई है उसको चैलेंज कर दिया अदालत में। इसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने प्रोग्राम में बात करनी है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मुल्क के एक इदारे के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर। तो जनाब, कुछ दिनों पहले बल्कि गुज़श्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ममनुआ फंडिंग केस, उसका जो महफूज फैसला है उसको जल्द सुनाने की दरख्वास्त की। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और हफ्ते को होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मुलाकात की है ये कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, इससे फैसला मुतासर हो सकता है। और फिर दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक उन सबको ग्राउंड बना के एक जुडिशल रेफरेंस दायर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो कौमी असम्बली में इस्तीफे दे रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनमें से 11 को मंजूर कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाती है। असद उमर ने इसको अदालत में चैलेंज भी कर दिया है और सवाल ये उठाया है कि जब इतने सारे इस्तीफे, 100 से ज़्यादा इस्तीफे दिए गए, तो फिर 11 इस्तीफों को सिंगल आउट करके उनको कबूल करने की तो क्या बनती है और ये कैसे इलेक्शन कमीशन दे सकता है। तज्जियाकारों से इसके ऊपर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर रद्द अमल आया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तनकीद है वो बेबुनियाद है, दबाव डालने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के भी बहुत से कारकुनान हैं, रहनुमा हैं जो कि उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर नून लीग के रहनुमाओं ने भी कर लिया और वाजे किया कि न पहले किसी दबाव में आया है इलेक्शन कमीशन, ना अब किसी दबाव में आएगा। सवाल यहाँ पर ये जो अपने एनालिस्ट के सामने रख रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सारी की सारी मामला जिस तरह लेके चल रही है और फिर जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला, ये एक संजीदा काविश है? क्या वाकई में एतराज़ात दुरुस्त हैं या फिर ये सिर्फ एक दबाव में लाने की कोशिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? क्योंकि ज़राए कुछ ऐसा भी कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का जो महफूज फैसला है वो इसी हफ्ते आने का इम्कान है। तो यही ऑप्शंस है हमारे तज्जियाकारों के पास। एतराज़ दुरुस्त है पीटीआई का या दबाव की कोशिश है? हमें पैनल पर ज्वाइन करी है रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और अथर काज़मी साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ायत साहब, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप? कि देखें, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में पीटीआई के जितने भी एतराज़ात हैं उनमें कोई वजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक सारे मामला गए, चाहे डस्का का इलेक्शन था, चाहे उससे पहले के जितने भी एतराज़ात हैं, और सारे सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किए हैं फैसले। इसका मतलब है कि जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन जो है वो तअस्सुब रखता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी का हामी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये दबाव डालने की कोशिश है और तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि इस दबाव में चूंकि फॉरेन फंडिंग का फैसला ऑलमोस्ट ये यकीनी है कि ये पीटीआई के हक में नहीं आ सकता, पीटीआई के डेफिनेटली खिलाफ होगा, तो ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि है ही खिलाफ, इसलिए उसने खिलाफ फैसला दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोशिश है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ये दबाव डाल रही है। अथर, आपकी इसमें क्या राय है? सोहेल साहब समझते हैं कोई वजन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्राउंड्स बना रही है? देखिए, जब किसी भी चीज में जब सियासी अमल होगा इन्वॉल्व तो उसके अंदर सियासी दबाव भी डाला जाएगा, सियासी जमातें अपनी सियासी हिकमत अमली भी बनाएंगी। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन को देखें, एक तरफ पंजाब असेंबली ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके मुंतखब नुमाइंदों ने इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की और कहा है कि आप गैर जानिबदार नहीं है, तो उसका वजन अपनी जगह पे। बाकी ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन मुतअस्सिब है या गैर जानिबदार है, देखिए इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें, कुछ हकायक हमारे सामने हैं। जिस तरह सोहेल साहब ने जिक्र किया कि कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट तक गई और कुछ चीजें और भी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट्स तक गई और जाके कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया। जिस तरह मखसूस नशिस्तों का मसला है, कोई भी शख्स अगर आइन पढ़े, कानून पढ़े, मेरे जैसा शख्स जिसको आइन और कानून का ज्यादा इल्म नहीं है, वो भी पढ़ के बता सकता है कि ये स्याह और सफेद में लिखा है कि इसमें किस तरह अमल दरामद होगा। उसके अलावा कुछ और नशिस्तें, पीपी अगर आप 7 का देख लें नतीजा, तकरीबन वहां पे 1.5 लाख के करीब वोट पड़े
पड़े, 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़े, 45 वोटों के ऊपर आपने नून लीग के बंदे को वहां पे इलेक्ट करवा दिया, रिकाउंटिंग नहीं आप करवा रहे। इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से ये एक शख्स नाअहल हुआ, नून लीग का, इलेक्शन कमीशन ने उसको डी सीट नहीं किया जब तक उसने हमजा के लिए वोट नहीं डाल दिया, इस सारे अमल का वो हिस्सा नहीं रहा। इसके अलावा और भी लातादाद मिसालें हैं जो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, चाहे इंतखाबात करवाने का मसला हो, जब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अचानक सदर मुमलिकत को खत लिख दिया, वो खत सामने आ गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जनाब हम तो इंतखाबात ही नहीं करवा सकते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनसे नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा अतर, आपने शुरू यहाँ से किया अपना आर्ग्यूमेंट के सियासी जमातें दबाव तो डालेंगी, लेकिन इतना दबाव कि यहाँ तक मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें, इदारे को पूरा का पूरा ओवरहॉल किया जाए, ये तो एक, और फिर अवाम में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या ये दुरुस्त है कि मुल्क के एक इदारे के खिलाफ सिर्फ सियासी मकासद के लिए दबाव डालना, इस हद तक दबाव डालना? देखिए डिफरेंस है यहाँ पे। हमने पिछले दिनों देखा है कि इंतहाई गलीज किस्म की कैंपेन चलाई गई और अभी भी चलाई जा रही है मोजिज अदलिया के खिलाफ और उनके जज साहिबान के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक सियासी इदारा है। हमारी जमहूरियत का, हमारी सियासत का जो भी मुस्तकबिल होगा वो इलेक्शन कमीशन से गुजर के जाएगा। इन्होंने इंतखाबात करवाने, इस वजह से यहाँ पे सियासी पार्टियों का अमल दखल होता है। क्या हमारे मुल्क के जो जज साहिबान है वो सियासी जमातों के लीडरान से मिलते हैं? नहीं मिलते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई से भी मिलते हैं, नून लीग से भी मिलते हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिलते हैं। उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया। तो यहाँ पे सियासत इन्वॉल्व है। आपके ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है? हाँ जी, मुख्तलिफ चीज है ये, इसलिए यहाँ पे वो खुद सियासी लीडरान से मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर बात भी होगी। हाँ जी शुक्रिया। अच्छा, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम मिलते हैं, मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। रीमा, आपसे मेरे दो कानूनी नुक्ते हैं, आप यकीनन जवाब तो देंगी। हमारे जो पैनलिस्ट ने, खासकर अतर की राय थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, असद उमर साहब जो दो एतराज़ात उठाते हैं, एक तो पीटीआई कानूनी तौर पर ये जो कह रही है, क्या कानूनी तौर पर इनके ग्राउंड्स इतने स्ट्रांग हैं जुडिशल रेफरेंस के लिए? दूसरी बात, ये जो कौमी असम्बली से इस्तीफों वाली बात हो रही है कि जब 100 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफे दिए तो फिर किस तरह से स्पीकर या इलेक्शन कमीशन सिर्फ 11 मेंबरान के इस्तीफे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाकियों को नहीं? टुकड़ों में क्यों करें? ये तनकीद भी दुरुस्त है कानूनी तौर पर? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी के बाहर हो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो सके। तो चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन के मजीद मेंबर्स हो, आपके जजेस हो, जो भी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के फोरम्स मौजूद हैं, वो आइन में दिए गए हैं। तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना, एक रेफरेंस लेके और कहना कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए, इसमें एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है। बल्कि मेरी नज़र में सियासी जो आप बयानात देते हैं, रेजोल्यूशन जो मेरा ख्याल है अब केपी असेंबली ने भी पास की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उससे बेहतर यही है कि आप रेफरेंस लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं। आइन में यही तरीकाकार दिया गया। दूसरी चीज ये जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि शायद ये पहली बार है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर ये रेफरेंस फाइल होती है, ये पहली बार होगा हमारी तारीख में। तो हमारे पास उस तरह जूरिस्प्रूडेंस नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या तवक्कुआत होती हैं, उनके लिए मिसकॉन्डक्ट क्या होता है। अदलिया के लिए, जजेस के लिए थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ प्रेसिडेंट मौजूद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं है। तो क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सियासी जमातों से मिलना मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है? क्योंकि पीटीआई तो ये एतराज उठा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रिजर्व हो चुका है, तो वो अब क्यों मिल रहे हैं? तो मेरी नजर में तो ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में नहीं आता और इतना ग्रेव मिसकॉन्डक्ट तो नहीं कि आप उन्हें रिमूव कर दें। तो ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी अगर पीटीआई आगे जाती है। तीसरी बात ये कि हमने देखा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में जब रेफरेंस हुकूमत की तरफ से गया, उसके बाद उन्होंने रिग्रेट भी किया कि हमें नहीं करना चाहिए था, और वो काफी हद तक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। क्योंकि वैसे तो आप बयानात देते हैं, लेकिन जब आप किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे फोरम के सामने जाते हैं तो जो दूसरा जिनके खिलाफ आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके पास भी एक फोरम मौजूद होता है कि वो आपके इल्जामात का जवाब दें। फिर बहुत कुछ सामने आता है जो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपका जो पूरा नैरेटिव है उसको बिल्कुल खत्म ये दावा भी कर रहे हैं।
हो सकता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर बात खुली तो बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। और चौथी बात लीना, ये मेरा अपना, पहले तो मैंने कानूनी वाजे किया जो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। जो चौथी बात मेरी नजर में, जो अतहर साहब ने कि बहुत से एग्जाम्पल्स हमें यहाँ गिनवाए जिसमें ऐसा नजर आता है उनके ख्याल में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदार नजर आते हैं। पीटीआई तो कहती है वो नून लीग के बी टीम है। बहुत से ऐसे फैसले भी हैं जो आपको दूसरी तरफ शायद जानिबदारी दिखाती है। फैसल वाडा का केस, इतना ब्लैक और व्हाइट केस मैंने तो नहीं देखा। उनके सिर्फ डेट्स का मामला था, कई साल वो क्यों चला? उसपे जो फैसला आया, पीटीआई कहती है कि गलत आया फैसल वाडा के खिलाफ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। दूसरा, ये फॉरेन फंडिंग का मामला, ये कितनी देर से केस चल रहा है, कितनी देर से फैसला महफूज है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? तो इस पे आप ये केस भी बना सकते हैं कि दूसरी तरफ भी जानिबदारी नजर आती है, पीटीआई के हक में भी नजर आती है। मेरी नजर में ये सब ये एक पॉलिटिकल मामला है, लेकिन इसमें कोई कानूनी तौर पे मुझे नजर नहीं आता इतना ग्रेव मिसकॉन्डक्ट कि ये रेफरेंस जो है, अगर ये फाइल होती है, ये सक्सेसफुल हो। हाँ। अच्छा, जो कौमी असम्बली वाले मेंबरान है उसके ऊपर एतराज की आप क्या कहती हैं? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ एतराज लगाए हैं। बिल्कुल अलीना, देखिए ये एक हमारा आईनी एक स्ट्रक्चर है कि अगर आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपील्स के फोरम्स मौजूद है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एवेन्यूज है, पीटीआई अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अगर फैसले जो हैं वो ओवरटर्न होते हैं तो वो पूरी तरह मेंबर्स को रिजाइन कर देना चाहिए। फिर तो फायदा ही नहीं है ना। आपने अगर पैलेट फोरम रखा है, ये इसलिए रखा है कि इनजस्टिस ना हो किसी के खिलाफ, तो आप वहां जाएं और अपना केस बिल्ड करें। नहीं, प्लस और असेंबली रूल्स में कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीकर के पास अगर इस तरह से एक पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर रेजिग्नेशन आते हैं तो सारे के सारे एक साथ ही कबूल करने या फिर वो कुछ टुकड़ों में भी कर सकता है? नहीं, मेरी नजर में इलीगैलिटी मुझे तो नजर नहीं आती, इलीगैलिटी, लेकिन ये अदालत के पास पीटीआई कहा कि वो अदालत न्याजी साहब से पूछते हैं। न्याजी साहब, ये रीमा ने जो पॉइंट्स उठाए, न्याजी साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी, लेकिन अहम बात ये सर, ये मायूब नहीं है कि एकदम से जब ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार किया या बढ़ा, तो उस वक्त जुडिशियल रेफरेंस दायर किया जा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं ये झगड़े तो बड़ी पहले से, एतराज तो बड़े पहले से उठा रहे हैं। उनकी हुकूमत भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब से। देखिए जी, जवाब मेरा जो आपने ऑप्शन दिए हैं तो मैं जरा उससे थोड़ा सा उसको अपने लफ्ज में कहूंगा कि दबाव नहीं, ब्लैक मेलिंग के टैक्टिक्स हैं। ये लीना बुराओ ममनुआ फंडिंग केस का जिसने इमरान खान साहब के औसान खता किए हुए हैं वो हवास पाख्ता है। यही वजह है कि आज जब वो बड़े जबरदस्त मूड में, जुबिलियंट मूड में अपने वर्कर्स को कन्वेंशन को खिताब करने के लिए आ रहे थे, तो किसी नुमाइंदे ने उनसे पूछ लिया अंदर जाते हुए कि जी आरिफ नकवी से आपका क्या रिश्ता है, या उसके बारे में आप बताएं कि जो इल्जामात लगे दुरुस्त हैं या नहीं। तो जो बच्चा होगा जिसका भी, आई होप कि जियो टीवी का हमारा बच्चा नहीं है, उसको धक्के दे के वहां से निकाल दिया। इमरान खान साहब ने कहा इस इश्यू पे मैं नहीं बोलूंगा, बोलने की भी नहीं, बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जितना बोलेंगे अपने आप को फंसाएंगे। क्योंकि पहले भी ऐसे इश्यूज के ऊपर जब भी बोल चुके हैं, उनके इनफैक्ट जब कोई इंडाइटमेंट होगी तो ये चीजें फ्रेम होगी। वो उसकी सफाई दे चुके आरिफ नकवी की और इस तरह के सारे लोगों की। बहरहाल बात यह है कि जब इंसान के पास झूठ बोलने की सलाहियत वाफर मिकदार में मौजूद हो तो फिर आप ये समझे कि रेस्ट बिकम्स इजी। मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसका कमिश्नर का नाम, जिनका नाम है राजा सिकंदर सुल्तान, ये इमरान खान साहब के जो साल डेढ़ साल का या चंद महीने का जो नैरेटिव है, इससे पहले इनके बारे में सबसे ज्यादा किसने सर्टिफाई किया? और फिर उसके बाद आप जब किसी एसोसिएशन करते हैं, जैसा कि रीमा ने कहा है, देखिए इमरान खान वो लीडर है या चंद और होंगे जिन जो बात करते हैं तो उनको फर्ज के 1 करोड़ बंदा सुन रहा है। अब मैं अगर वो मुझे मकसूद चपरासी या फिजुल्ला न्याजी या किसी को गाली देते हैं या इल्जाम लगाते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर उस बंदे के जो राइट्स हैं वो मुतासर नहीं होते? उसको अपने जवाब देने का हक नहीं मिलता? आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं, बुरा और डस्का के इलेक्शन का जैसे डस लिया। आप आज अभी चंद सर वो अतहर कह रहे हैं डिफरेंस है,
सर वो कह रहे हैं इमरान खान जो कह रहे हैं वो नहीं है जो नून लीग और दीगर ने किया हुकूमती थे, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। इनके पीछे एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो सपोर्ट करती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जस्का का इलेक्शन नहीं तो वहीं से शुरू हुआ। फिर अभी ये बता रहे थे कि जी ये ईवीएम मशीन के भी अभी स्पीच की आप शायद नहीं सुनी 2 घंटे पहले। मैं ये अजियत अपने आप को आजकल, क्योंकि मुझे अपने आप को अजियत देने का शौक है, तो इमरान खान की तकरीर में सुन रहा हूँ और मैं अपने आप को खास अजियत देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो बुरी बीतने वाली है उसके अंदर तकरीरों का बड़ा रोल है कि वो डिटरमिन करेंगे पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है उसमें इमरान खान साहब का क्या रोल है, तो मैं उसको डिसाइफर करता रहता हूँ जो इनकी तकरीरें हैं। तो इस तकरीर में इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन पर प्रोजेक्ट शो कर दिया ईवीएम, उसी लम्हे चंद मिनटों के बाद वो ये बताना चाहते थे कि पार्टी इलेक्शन में क्यों नहीं कराता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला माफ करिए, अब तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बंदा उनको ये नहीं बताता कि खान साहब खुदा के वास्ते हमें एम्बेरसमेंट होती है या आप झूठ ना बोला करे। मतलब तस्लीम नूरानी की अपनी पार्टी की कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा नाम है, रिपोर्ट सामने पड़ी है। अपनी पार्टी के इलेक्शन में क्या यूज हुई थी, ईवीएम। जैसे वजूद्दीन की अपनी पार्टी की रिपोर्ट को पार्टी से निकाल दिया, क्या वजह थी, आज बता रहे हैं कि उसकी वजह ईवीएम थी, आज बता रहे हैं। और साथ कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन के, अभी आप तकरीर आप सुनागे, बेशक टुकड़ा सुना दें जो हम आज उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें कोई काम की चीज नहीं है, न करें डिस्कस। देखिए क्राइसिस मुल्क का ये है कि इमरान खान साहब को ये पता चल गया है और इस चीज का पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने फायदा उठाया कि वो ब्लैकमेल करके अपनी गुज़र कर सकते हैं। जब से उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन क्लास जो उनके ऊपर बिलीव कर चुके हैं, उनके फॉलोअर बन चुके हैं, जिनके अंदर इंतहाई अच्छे मजहबी लोग, इंतहाई अच्छे लिबरल, जिनमें आइडियलिज्म है, लेफ्ट के ऐसे लोग जिनको में हकीकत इम्पेकेबल कैरेक्टर्स हैं, आइडियलिज्म है, मैं उनको ऐसे इमरान खान साहब के सामने देखा है कि उनको अंदर देखो ना, मेरा वालिद अगर वो बुराई करता है, जब कोई बंदा कोई लीडर है कायद आज़म का मैं फॉलोअर हूं, तो मतलब ये तो नहीं कि मैं कायद आज़म को तो मैंने हमेशा जानता ही है कि मैं उनकी गलतियां निकालूंगा। मैं एक बंदे को इतना बड़ा आदमी समझता रहा हूं, उनके अंदर कहाँ सर आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा हम क्योंकि अथर का जवाब जरा मुख्तलिफ है, हम उनसे भी ले लें क्योंकि आप तीनों का जवाब कमोबेश एक ही तरह का है। और इसमें यह भी ऐड कर लें कि इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया है कि जी जुमेरात वाले दिन 2 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हम एहतजाज करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। अथर आपने मेरे तीनों तज्जिया, ठीक है सर, अथर तीनों तज्जियाकारों की आपने राय सुनी। रीमा तो कानूनी तौर पे बताती हैं कि कोई सच मिसकॉन्डक्ट ना जो कौमी असम्बली में स्पीकर ने फैसला किया 11 इस्तीफे को मंजूर करने का बाकियों में से, और जो जुडिशल रेफरेंस है उसके ऊपर भी हम कुछ अभी कह नहीं सकते, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? अच्छा देखिए, जहां तक रीमा ने जिक्र किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और काजी फायज ईसा साहब का जिक्र किया, वो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया ही नहीं। इसी तरह जिस तरह इफ्तिखार चौधरी का केस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया ही नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि जो इस तरह के ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी हेयरिंग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जो बुनियादी नुकता था इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में वो भी आज तक आंसर नहीं हुआ, और जो बुनियादी नुकता था काजी फायज ईसा साहब की खानदान की जायदादों का वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने कोई केस सुनना ही नहीं, ये जज और इनके खानदान और ये जो उसके साथ साथ अब इलेक्शन कमिश्नर भी, अगर ये एहतसाब से कानून से मावरा है तो फिर इस बॉडी की जरूरत क्या है। दूसरी बात ये कि जो न्याजी साहब ने जिक्र किया कि वो खान साहब की तकरीरें भी सुनते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि न्याजी साहब पे पाबंदी लगाई जाए कि खान साहब की तकरीरें ना सुना करें, ये ना हो कि कन्विंस हो जाएं, जिस तरह उन्होंने करोड़ों लोगों को कन्विंस किया हुआ है। न्याजी साहब ने खुद जिक्र किया कि बड़े बाशऊर लोग कन्विंस हो गए, तो न्याजी साहब भी कहीं कन्विंस ना हो जाए। बाकी अच्छा, बाकी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसमें रीमा ने सही कहा कि 11 इस्तीफे कबूल कर लिए, वो लीगल हो सकता है, लेकिन वहां पे आपको बदनीति नजर आती है। इस्तीफे 11 इसलिए कबूल किए गए ताकि हमारी हुकूमत को कोई खतरा ना हो, ताकि ये जो मौजूदा हुकूमत है इस हुकूमत के खिलाफ अगर खान साहब वापस आ जाते हैं असेंबली में या कोई और इस तरह का इशू होता है तो उनकी हुकूमत को खतरा जवाब दीजिएगा। फिर जरा वजह क्या है सैयद साहब से भी पूछेंगे सियासी चाल की। रीमा मुख्तसर जवाब। अलीना, मेरा ख्याल है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नीड ऑफ द आवर है, लेकिन वो भी फिर बदनीयती पे मबनी नहीं होनी चाहिए। जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस थी वो आपके चीफ जस्टिस जो अब है उन्होंने भी कहा वो मैलिफाइड इन लॉ नजर आती है।
बाकी आपकी जो अक्सरियत थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने रिव्यू सुना, उन्होंने भी कहा कि वो मैलिफाइडे है, वो बदनीयती पे मबनी है। तो अगर कोई चीज बदनीयती पे मबनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे जा सकती है? दूसरी चीज ये कि ये नहीं कहें कि काजी फाइज ईसा साहब का जो केस था उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। वहां उन्होंने साफ अपना जो उन पे एलिगेशंस लगी थी उन्होंने अपने आप को क्लियर किया। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून से बाहर निकल के, वो जो कानून में है ही नहीं, वो चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उस पे जाके अपनी जो वजाहत है या सफाई है वो दें। और जो केस है वो बदलता गया। जिन्होंने उसको फॉलो किया है उनको तो मेरा ख्याल है कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ जो इल्जामात लगे उससे बढ़ के उन पे जो है अपनी सफाई दी और अपने आप को क्लियर किया। तो ये फिर भी हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किसी तरह वो कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है मेरी नजर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चले इस डिबेट को अभी यहीं पे रहने देते हैं और आपने हमारे तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुनी। ये जो 11 इस्तीफों के कबूल होने वाला मामला, इसको जरा आगे जाके भी उठाते हैं क्योंकि न्यायी साहब बात तो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कुछ पेशगोइयां भी की हैं, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात करेंगे साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस राय जावेद इकबाल और लापता अफराद कमीशन के मौजूदा सरबराह जस्टिस राय जावेद इकबाल को उन्होंने चैलेंज कर दिया है जी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको तलब किया गया था। तैयबा गुल ने जो इंकशाफात किए, दीगर जो कार्रवाई हुई उनके खिलाफ इसी ज़िम्न में हरासानी के इल्ज़ामात के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसको और साथ ही साथ जो सिफारिश की गई नूर आलम खान की तरफ से कि इनको लापता अफराद के कमीशन की सरबराही से हटाया जाए। अब वो ये कहते हैं, यानी जस्टिस राय जावेद इकबाल कहते हैं कि इख्तियार ही नहीं है ऐसी डायरेक्शन देने का, ये कार्रवाई करने का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इस सारे मामले में हमने देखा है कि बड़ी दफ़ा तलब किया गया, न सिर्फ ये हरासानी के मामले के ऊपर बल्कि चेयरमैन नैब को बुलाया भी गया, नैब में जो रिकवरीज हुई हैं उससे मुतल्लिक वजाहत पेश करने के लिए, लेकिन जस्टिस राय जावेद इकबाल मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इसकी वजह क्यों है, क्या है, क्यों गुरेजा हैं वो पेश होने से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने? अपने तज्जियाकारों से यही जानेंगे। सुहेल वड़ायत साहब, अंदर की खबर क्या है सर? बड़ी हमने दफ़ा देखा उनको बुलाया गया, तलब किया गया, लेकिन पेश नहीं होते। देखें, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो थे, पहले उन्हें सपोर्ट हासिल थी पीटीआई की और एक तरह से वो उन्होंने नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इक़दामात किए, तो चुनाचे उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी उनकी मुखालिफ थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि पीटीआई की भी उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं रही और ऐसे में जस्टिस जावेद इकबाल जो है उनके खिलाफ इतनी बातें हैं कि वो फेस ही नहीं कर सकते कि आके अगर वो अपीयर हो तो क्या जवाब देंगे और क्या फेस करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कभी चैलेंज करने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि इनके ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, इनको ये इख्तियार ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस जावेद इकबाल के पास कोई जवाब नहीं, उन पर इतने इल्जामात हैं, बल्कि उन्हें तो कोई उस ओहदे पर रहने का जवाब ही नहीं था। जब उनके खिलाफ गैर इखलाकी वीडियो आ गई थी तो उसके बाद से मेरा ख्याल है उनका वहाँ रहना मुनासिब नहीं था। जो उन्होंने रहा है वो भी गलत किया है और जो उन्होंने फेसेस किए हैं, जो उन्होंने फैसले किए, जो उन्होंने लोगों को अंदर भेजा, जो नैब ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, वो सारा गलत था। मेरा ख्याल है वो सारा अनडू होना चाहिए और उस सारे की तहकीक होनी चाहिए आज से नौ। लेकिन नियाजी साहब, ये तो हम नूर आलम खान साहब की ज़बानी भी सुन चुके हैं, ज़राए से भी हमारे पास बड़ी खबरें आई कि चेयरमैन जस्टिस राय जावेद इकबाल को तलब करने में कितना दबाव था उनके ऊपर, इस सारी जो इंक्वायरी वो पसू कर रहे हैं उसके लिए कितना दबाव था उनके ऊपर। तो सर ये जो सुहेल वड़ायत साहब कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं है, सर क्या ये दुरुस्त है? क्या उनको कहीं से भी सपोर्ट हासिल नहीं है या है और इसकी वजह से वो अभी तक पेश नहीं हुए? हाँ, अलीना, जिस जमाने का मैं आदमी हूँ उससे आप लोग कोई वाकिफ नहीं है। मैं जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो वहाँ पे इस तरह के कैरेक्टर्स होते थे जो कि वो क्या कहते हैं, पावर के गुलाम गर्दिशों में पाए जाते थे। तो उनके साथ पता चलता था कि ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे ताकतवर लोग जो थे मुतफिक होते थे। वो औरतों की सूरत में भी होते थे, मर्दों की सूरत में भी होते थे। जावेद इकबाल साहब उन कैरेक्टर में से एक हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों की उन्होंने खिदमत की होगी
और जब आप किसी की जायज नाजायज खिदमत कर रहे होते हो तो उनकी कमजोरियां भी मुंतकिल हो जाती है उठ तक। बाकी सुहेल उड़ैस साहब ने जो बताया है, ये बात कितने लोगों ने संजीदगी से कही है। ये अतर साहब बैठे हैं, हो सकता है इमरान खान जितना यूरोप को ना जानते हो, तो यूरोप को सबसे ज्यादा इमरान खान जानता है, लेकिन उनको पता है कि जिस मुल्क में बैठे हैं अगर इस तरह का इल्जाम लग जाए। गैरी हार्ट जो अमेरिकन सदर था, एक बोर्ड के ऊपर एक छोटा स्कैंडल आ गया था, वो बेचारा विनिंग कैंडिडेट था, उसको रेस से बाहर निकाल दिया गया। ये किस तरह मुमकिन था कि उस तैयबा गुल का इल्जाम पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो लीक हुई और फिर एक मेन स्ट्रीम चैनल पे चली और उस पर तहकीकात ना हुकूमत ने कराई। इमरान खान साहब के जो बहुत सारे जराइम है उनमें ये भी एक जुर्म है कि उन्होंने फिर वो चला के, इससे अंदाजा लगा, मैं जब कहता हूँ ये ब्लैकमेलिंग करते हैं तो वो भी ब्लैकमेलिंग ही थी कि वो ये दबाव नहीं देते, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस जावेद इकबाल साहब को अगर इनके अंदर खुद थोड़ा सा होते, जिसको कहना चाहिए कुछ असूल जवाबित, ये मैं चूंकि शरीफ लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद स्टेप डाउन कर जाते इस तरह। लेकिन आप ये कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या इवन किसी बाजार के अंदर एक आम आदमी हो, किसी को भी फेस नहीं कर सकते कि उनके पास, वो कहते हैं फेस नहीं देखते, केस देखते हैं, क्योंकि उनके पास केस ही केस है उनके खिलाफ, फेस उनका रहा ही नहीं है मुआशरे के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये ऐसा बंदा जिसने 3-4 साल नैब के जरिए लोगों को आगे लगाया हो और लोगों के उनसे पगड़ी उछाली हो, फवाद और फौज जैसे। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर वाइस चांसलर कि ऐसे क्या सपोर्ट है उनको सर, चाहे कामरान साहब जैसे, उनको आपने खामखा या लोग मुआशरे के अंदर आप मुझे जेल में डालते हैं, मुझे सारी जिंदगी सफाइयां देनी पड़ती हैं। इस शख्स ने ऐसे मुजरिमाना काम किए हुए इमरान खान साहब के अपने जराइम है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और उसके जो हरकारे थे इसके हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे ताकतवर इदारों को ऐसे ही बंदे चाहिए जो अरशद मलिक जैसे। सर एज अ सहाफी आप ये कह रहे हैं, ठीक है फैसला लिया सर, यकीनन आप इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं एज अ सहाफी, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम। लेकिन रीमा, ये जो इल्जामात हैं इसकी जहां तक अभी ये सामने आए हैं, जो इंकशाफात हुए हैं, चाहे वो तैयबा गुल हों या हम दीगर इल्जामात देखते हैं खवातीन से मुतल्लिक, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये सिफारिश कर सकती है, क्या ये उनके वाकई में दायरे इख्तियार में है वज़ीर आज़म से कि हटा दें लापता अफराद कमीशन के सरबराह को, और जिस तरह गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए अगर दोबारा पेश नहीं होते जावेद इकबाल साहब तो? अलीना, ये जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है, इनको अगर, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके पास ऐसे क्या पावर्स थी जो ना सिर्फ वो नैब के जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट हुए, बल्कि जो मिसिंग पर्सन्स वाली कमीशन है 2011 से अब तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज द चेयरपर्सन, जबकि उनके खिलाफ इस पे आप जिससे भी पूछें जो कमीशन पे अपेयर होते हैं, उनके इतने सीरियस इल्जामात थे उनके खिलाफ। लेकिन अब भी आप देखिए, आपको क्या जरूरत है, इस हुकूमत, ये जो मिसिंग पर्सन्स की कमीशन है, ये कैबिनेट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाई है। इसको कोई स्टैट्यूटरी इसके पास इख्तियार नहीं है, ना ही कोई आईनी इसके पास प्रोटेक्शंस है। तो हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है, वो उन्हें क्यों नहीं बदलती? मुझे तो ये समझ नहीं आती। और हुकूमत अभी काबीना के इजलास में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई कुछ ही अरसा के पहले, उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन है और इसकी सरबराही जो जावेद इकबाल को दी गई है वो इसको कोर्ट ओवरलुक कर रहा था, तो इसलिए कानूनी पेचीदगियां हैं, इसकी वजह से हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही। नहीं अलीना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो मिसिंग पर्सन्स की है, इस पे सख्त, इतने आप इनके रिमार्क्स देखिए, ऑर्डर्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखिए। उन्होंने एक तो कहा है कि कमीशन जो है ये जबरी गुमशुदगी जो विक्टिम्स है उनके खिलाफ काम कर रही है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये उन्हें इंसाफ देने के में एक हर्डल की तरह काम कर रही है। और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनी है, कोई सुप्रीम कोर्ट अब इस पे ओवरसी नहीं कर रही। ये कैबिनेट का फैसला था जो उन्होंने मजीद इतनी तनकीद के बावजूद इस कमीशन को अब तक कंटिन्यू रखा और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को उसका चेयरपर्सन रखा। और अलीना, मेरी इसमें राय शायद अनपॉपुलर हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें उनको पेश होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ
पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम नहीं है। उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं वो क्रिमिनल नौयत के हैं। तो आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात को नहीं, आप उनके खिलाफ, और ये जो तैयबा गुल वाला केस है, इसके अलावा आमना मसूद जंजुआ जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं कि उनका क्या जो उन्होंने क्या फेस किया इस कमीशन के सामने, ये सब सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और अगर हुकूमत सीरियस है कि उन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उन्हें मजीद जो फोरम्स है उनको भी इस्तेमाल करना होने चाहिए, सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अच्छा जी, कुछ दिनों पहले काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें हमें उसके बाद ब्रीफ किया गया जी, जल्दी से बताते हैं। अलीना, मुझे याद आया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बारे में मेरा ख्याल है जनवरी में या कब की बात है, एक खत आया हमारी तब जो हुकूमत थी उनकी तरफ से कि वो खुद पेश नहीं होंगे, उनकी जगह जो नैब के डीजी हैं वो पेश होंगे। तो अजीब बात है कि कौन अभी भी उनको पहले तो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इस हुकूमत में? क्यों वो ज्यादा सीरियस इकदाम नहीं लेते जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ, मुझे तो नहीं समझ आती। ये बहुत बड़ा सवाल है रीमा, इसीलिए मैंने न्यायी साहब से किया भी, लेकिन न्यायी साहब ने खुल के जवाब नहीं दिया उसका। गो केस से मुतालिक हम नूर आलम खान साहब के भी बहुत से इल्ज़ामात सुन चुके हैं, हम ज़राए से भी बहुत सारी खबरें सुन चुके हैं, लेकिन ये जो आपने काबीना वाली बात की, हुकूमत क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, बिल्कुल दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर कुछ अरसा पहले जब ये सारे इंकशाफात सामने आए तैयबा गुल के, तो मरियम औरंगजेब ने काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एक कमेटी बनाई है हुकूमत ने, इस मामले की तहकीकात करेगी और फिर कानूनी मामलात को किस तरह आगे लेके चलना है, लेकिन उसमें क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक हमें नहीं पता इससे मुताल्लिक। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अथर, ये चीज कौन सी गीदड़ सिंगी है सर? पहले कहा जा रहा है कि पीटीआई हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी, जावेद इकबाल साहब को, अब किसकी सपोर्ट हासिल है? क्या है जावेद इकबाल साहब के पास जो इतनी बार तलब करने के बावजूद, अगर वो सच्चे हैं तो आके करें अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है वो पेश करें, या फिर किसी और फोरम पे ले जाएं इस चीज को? देखिए, दो चीजें इसमें, दो पॉइंट्स हैं। जिस तरह आपने कहा कि किसकी सपोर्ट हासिल है, मुझे नहीं पता, कहीं पे भी हमें सपोर्ट नजर नहीं आई, ना कहीं हमें हुकूमत की तरफ से नजर आई, सियासतदानों की तरफ से भी नजर नहीं आई, और सहाफियों में भी उम्मे हरीम के अलावा कहीं पे भी हमें उनके लिए सपोर्ट नजर नहीं आई। तो हो सकता है कि उनके अलावा कहीं पे किसी और जगह पे उनकी सपोर्ट आपको नजर ना आए, लेकिन अभी तक वो वहां पे क्यों बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अगेन मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि क्या वजह है कि अभी तक ये बैठे हुए उन ओहदों के ऊपर जिनका जिक्र रीमा ने किया। दूसरी बात यह है कि अब जो पब्लिक कमेटी है, जिसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिन्होंने बुलाया है जस्टिस जावेद इकबाल साहब और अकाउंट्स कमेटी जो है जिन्होंने बुलाया है, अब वो नहीं जा रहे, तो देखिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो आलमी अदालत इंसाफ को सुमोटो लेना चाहिए कि पार्लियामेंट की वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके चेयरमैन नूर आलम साहब हैं, वो पार्लियामेंट जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राजा रियाज साहब हैं, वो पार्लियामेंट जिसमें फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन मोहसिन दावड़ साहब हैं, इतनी मोतबर पार्लियामेंट जो है, इसके ऊपर तो आलमी अदालत इंसाफ को पूछना चाहिए जस्टिस जावेद इकबाल साहब से कि भाई आपके पास कौन सा इखलाकी जवाज है कि आप जो है नूर आलम साहब के सामने पेश नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये इखलाकियात की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इतना आला इखलाकी म्यार जिस पार्लियामेंट के अंदर हो और जिसकी प्रोसीडिंग्स इस तरीके से चलती हो, तो फिर उसके ऊपर इखलाकियात के हवाले से तो बहुत सारे सवालात होंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बरतानवी पार्लियामेंट ने सुहेल साहब जावेद इकबाल साहब की हमायत कर रहे हैं या आप पार्लियामेंट की हमायत कर रहे हैं? एक बात ऐड कर दूं। असल में जब रियासत मदीना के इतने अवतार, सहाबा कराम में नहीं कहता हूँ, इतने अवतार जब पार्लियामेंट से चले जाएं और कुफार मक्का पीछे रह जाए, जिन्होंने इमरान की मुखालफत की तो शिरक होगा, और अल्लाह मियां ने पहला सवाल जो कब्र में भी करना है और अगले जहां भी करना है कि इमरान की हमायत क्यों नहीं की थी। उसके बाद इस पार्लियामेंट के बारे में जो सुहेल साहब अतर साहब ने फरमाया है, इसको मेरा ख्याल है आप इसको अच्छे अल्फाज में तारीख की किताबों में रकम होने दें। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इखलाकियात की। जस्टिस जावेद इकबाल साहब के हवाले से बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि जब आप इखलाकियात को डिस्कस करें तो जो इदारा उसको डिस्कस करेगा उसका अपनी इखलाकियात कैसी हैं। हम तो यहाँ पे ये तासुर दे रहे हैं कि नूर आलम
साहब हो जाएं या राजा रियाज साहब हो जाएं, ये पार्लियामेंट की वो शख्सियतें जिनको बरतानवी पार्लियामेंट खत लिख के बुला रही है कि आओ और हमारी जो पार्लिमानी ओवरसाइट है इदारों की, हमें बताओ कि हम किस तरह अपनी अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे चलाएं। तो मसला ये है, जहां तक स्पोर्ट का ताल्लुक है, मैंने उम्मे हरीम का जिक्र किया पर आप लोगों की तशफ़ी नहीं हुई, तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैठे हुए, वो किस इदारे की वजह से बैठे हुए, जिस इदारे की उन्होंने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट बनाई, तो इस वजह से वो बैठे हुए। आप खुल के बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बैठाया हुआ है। ठीक है, जब तक वो चाहेंगे वो रहेंगे। ये खुल के हम ही से बताएंगे। सर एक ब्रेक लेने की इजाजत दें। अब खुल के आ गए अतर साहब, अब खुल के आ गए अतर साहब। सर एक ब्रेक लेने की इजाजत दें। खुल के अतर साहब ने बात की है तो इसके ऊपर जरा मजीद खुल के बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो सारी की सारी डायरेक्शंस हैं, सिफारिशात हैं, उनको चैलेंज कर दिया है और बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। रीमा, अतर ने जो आर्गूमेंट पेश किया और इंकशाफ किया ब्रेक से पहले, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? जी अलीना, अच्छी बात है अतर साहब ने इसको ओपनली इसकी बात की। लगतासर तो यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है पसंदीदा हैं और इसीलिए जिस तरह की कमीशंस का उनको सरबराह बनाया गया, और जबरी गुमशुदगी एक ऐसा इशू है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है नजर, तो उसमें भी अभी तक उनको चेयरपर्सन बनाया गया है ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई FIR ना हो और जो लापता अफराद का इशू है वो उसी तरह चलता रहे। लेकिन अभी एक और बात जो इससे एग्री करती हूँ अतर साहब के साथ, दूसरी बात लेकिन ये है कि ये इखलाकी मामला नहीं है, तो इखलाकियात जो है उस पर चले बहस हो सकती है, लेकिन ये कानूनी मामला है, ये इलीगैलिटी का मामला है। जो उनके खिलाफ एलिगेशंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इखलाकियात से गिरी हुई हरकत की, उन्होंने अलेजिडली इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी की। तो इस पे जो है अब अनफॉर्चुनेटली अतर साहब को पसंद हो ना हो, पाकिस्तान में आईनी तौर पे यही पार्लियामेंट है और उसकी आईनी हैसियत जो है वही है जो पहले हमारी पार्लियामेंट की थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और PTI के इस्तीफों से पहले। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और इसको सिर्फ इखलाकी मामला नहीं बनाना चाहिए। ये जो उनके विक्टिम्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी। ये कानूनी बल्कि ये फौजदारी क्रिमिनल मामला है। ये कानूनी ठीक है। मैं इस पे एग्री करता हूँ। जो कुछ इल्जामात हैं जस्टिस साहब के खिलाफ खुसूसन ख्वातीन के हवाले से, और मेरा उसमें बड़ा क्लियर मौकिफ है। एक तो पाकिस्तान के अंदर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, और दूसरा जहाँ पे ख्वातीन का मसला हो उनके लिए तो इंसाफ लेना पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, मुख्तलिफ हर्डल्स होती हैं। तो उसमें मैं टोटली एग्री करता हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें बनती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग उनको बुला के उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी अपनी क्या स्टैंडिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राजा रियाज वाली पार्लियामेंट, नूर आलम वाली पार्लियामेंट अगर लोगों से पूछेगी कि भाई तुम ये बताओ तुमने ये क्या किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी, इसलिए कि जो सियासतदान होते हैं उनके पास बंदूक नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट की तरह। वो जस्टिस जावेद इकबाल को कहीं जबरदस्ती नहीं बैठा सकते, उनके पास इखलाकी मैंडेट होता है। तो जब वो अपना इखलाकी मैंडेट खो देते हैं तो फिर वो किसी से सवाल नहीं कर सकते। मेरा ये पॉइंट है। नहीं लीना, सॉरी मैं क्लियर कर दूं, आईनी तौर पे ये दुरुस्त बात नहीं है। ये जो आपकी कमिटीज होती हैं इनकी एक लीगल हैसियत होती है। इस तरह तो आप ये भी कहें कि इस पार्लियामेंट से जो कानून साजी हो रही है उस पर कोई अमल दरामद ना करे, क्योंकि पार्लियामेंट इसी पार्लियामेंट ने बहुत से कवानीन हैं वो पास किए हैं ना, आपको पसंद हो ना पसंद हो। इस पार्लियामेंट की वही आईनी हैसियत है जो पहले पार्लियामेंट्स की थी। जो ये कवानीन बनाते हैं वो उसी तरह इन्फोर्सेबल है। अगर उनकी कमिटीज लोगों को बुलाती हैं उनकी वही मैंडेट है जो उनको कानून से मिलता है। इखलाकियात का इशू ना बनाइए, ये कानूनी इश्यूज है और ये कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोटेक्शन है इनकी। आप ये नहीं कह सकते कि उन पे क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो वो जो मर्जी करें, वो ना आए, उनकी मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मतलब ये देखें ना, कानूनी हैसियत है, इखलाकी हैसियत नहीं है। नहीं, कानूनी हैसियत ये है ना कि अपोजिशन लीडर जिसके साथ मुशावरत करके आपने चेयरमैन नैब को लगाना है, वो ये कह रहा है कि मैं हुकूमती जमात से टिकट लेके अगला इलेक्शन लड़ूंगा, तो यहाँ पे तो इखलाकियात तो डिस्कस होंगी। लीगल हैसियत तो आपने पेपर वर्क के लिए करनी है ना। लेकिन क्या जो कौम सामने बैठी देख रही है वो ये मानेगी कि राजा रियाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? न्याजी साहब मुख्तसरन कीजिएगा। देखें जी, बात यह है कि अतर साहब आप लोगों को आपसे मिला दिया कि चूंकि आपके एक मौकफ है उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते पर्सन ना ले लें।
आप लोगों से कोई यह सहूलत नहीं दी जा सकती कि आप ये बताएं कि कौन सा इदारा मुकद्दस है और कौन सा इदारा गैर मुकद्दस है, और उसको मुकद्दस बनाने के अजाय तरकीबी क्या क्या है, कौन से सेट प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं जो इदारे को मुकद्दस बनाएंगी। इमरान खान साहब जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को समझते हैं कि जो अमरीकी साजिश है, वो इनफैक्ट किसी को ये अंदाजा नहीं, कुछ 73 के आइन की वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 73 का आइन जो का प्रकार बताता है उसी को अपोजिशन ने चुना, और उसके बाद उन्होंने वो किया कि इस मुल्क के इदारों को हर एक की ऐसी तैसी की, वो नैब के दायरे को तबाह किया उन्होंने। पहले 3 इदारे तबाह हुए, अंडरमाइन हुए, इमरान खान इक़्तिदार में आए, एस्टेब्लिशमेंट हमारी, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे नैब हमारा इलेक्शन कमीशन RTS की वजह से। उसके बाद आए FBI को, उन्होंने काजी फायज साहब के खिलाफ जो इस्तेमाल किया, हमने अभी जिक्र किया कि सारे दायरे उन्होंने मौल किए। FIA को, बशीर मेमन को उन्होंने निकलवाया कि इस तरीके से चलेगा। मुझे ये बताएं कि खुदा के वास्ते कोई बंदा ऐसा है जो वहां पे आपके यहाँ इमरान खान साहब तक ये बाजू को पहुंचा सके? क्योंकि आज किसी आरिफ नकवी का सवाल किया किसी नुमाइंदे ने, तो उसको तो उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। कोई बंदा ऐसा इख्तलाफी राय दे सकता है कि जी ये जो सारी चीजें हैं, इसके जो पाकिस्तान के 7-8 बड़े इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं, इसमें इमरान खान साहब आपने बड़ी मेहनत शाकत और बड़ी एक बहुत ही कमाल दर्जे का आपने कमाल किया है। या तो एक आपका एजेंडा था या आपके अंदर एक इतनी नालायकी थी। माजरत के साथ हमारे पास प्रोग्राम में आज वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे तज्जियाकारों का अपना मौक़िफ़ जाना, अपना सोशल मीडिया के ऊपर हमें लिख के बताइएगा कि आप कौन से दलील में, कौन से मौक़िफ़ को वज़न वाला समझते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।